जय श्री कृष्णा टू एवरीवन। आज हम HPSC PGT स्क्रीनिंग में 10वां लेसन करेंगे और उसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। सबसे पहले हम टेबल कर लेते हैं ये समय सारिणी वाली। इसमें क्या है, 1757 में क्या होता है, अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी की लड़ाई होती है 1757 में। और 1764 में बक्सर की लड़ाई, 65 में इलाहाबाद की संधि होती है, 72 में होता है कि वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बनकर आया, जिसे 73 में गवर्नर जनरल बना देते हैं। और कंपनी की सैनिक व राजनीतिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए, सैनिक और राजनीतिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो पास किया गया 1773 में। फिर 1784 में रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो पास किया गया। फिर 1793 में स्थायी बंदोबस्त, जिसको इस्तेमारी या ज़मींदारी बोलते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। 1780 के दशक में संथाल बंगाल में आए और ज़मींदारों के खेतों में काम करने लगे। 1800 के दशक में क्या होता है, संथाल जो है वो जनजाति के लोग राजमहल की पहाड़ियों में आकर बस गए। फिर 1813 में 5वीं रिपोर्ट जो है वो ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई। 1818 में पहला भू राजस्व बंदोबस्त या बम्बई दक्कन में। 1820 के दशक में कृषि उत्पादों के मूल्य में गिरावट का प्रारंभ। 1832 से 34 बम्बई दक्कन में भयंकर अकाल और आधी जनसंख्या लगभग समाप्त। और 1855-56 में संथालों का विद्रोह होता है। और 1855 में ही संथाल नेता थे सिद्धू, इसकी हत्या हो जाती है। 1861 से 65 होता है अमेरिका में गृह युद्ध। अब हम इसके छोटे क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले कि वास्को डी गामा भारत कब आया, तो ये पता ही है, 1498 ईस्वी। प्लासी का युद्ध 1757, 23 जून 1757। प्लासी की लड़ाई में हार हुई थी सिराजुद्दौला की। नेक्स्ट है बक्सर की लड़ाई 1764। इलाहाबाद की संधि 1765। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार कब प्राप्त किया, 1765 में ही इलाहाबाद की संधि होती है तब। और भारत में औपनिवेशिक शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई बंगाल प्रांत से होती है। औपनिवेशिक शासन व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से, बंगाल प्रांत से। बंगाल में ठेकेदारी प्रणाली की शुरुआत हुई वारेन हेस्टिंग ने की थी। ब्रिटिश काल में लागू की जाने वाली भू राजस्व प्रणालियाँ कौन कौन सी हैं, तो स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ये तीनों ही हैं। नेक्स्ट है कलेक्टर का मुख्य काम क्या था, तो कलेक्टर का मुख्य काम था कर एकत्र करना। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया, कॉर्नवालिस ने। स्थायी बंदोबस्त कब आया, तो 1793 में। स्थायी बंदोबस्त जो है वो स्थायी बंदोबस्त किसके हाथ किया गया, तो ये किया गया ज़मींदारों के हाथ में। फिर आ गया वसूल किए गए लगान से ज़मींदारों को कितना मिलता था, तो 1/11 हिस्सा मिलता था ज़मींदारों को। वसूल किए गए लगान में से ज़मींदारों को सरकारी खजाने में जमा करवाना होता था 10/11 भाग, 10/11। नेक्स्ट है बंगाल में जोतदार कौन थे, तो ये गांव के मुखिया होते थे। जमींदार का वह अधिकारी जो गांव से भू राजस्व इकट्ठा करता था क्या कहलाता था, वो अमला कहलाता था, गांव से भू राजस्व इकट्ठा करने वाला। फिर कहता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक्ट पास किया गया, तो वो था रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट पास कब किया गया, तो 1773 में। फिर है रेगुलेटिंग के जोन में जो भी दोष थे उनको दूर करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। पिट्स इंडिया एक्ट कब पास किया गया, तो 1784 में। मद्रास प्रेसिडेंसी में मुख्यतः कौन सी भू राजस्व प्रणाली लागू की गई, रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई मद्रास में। दक्कन में किसान विद्रोह कब होता है, 1875 में। मद्रास में रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त है वो किसने लागू की, तो थॉमस मुनरो ने की। रैयत कौन होते थे, रैयत होते थे जी किसान। औपनिवेशिक काल में लागू किए जाने वाले भू राजस्व थे इस्तेमारी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी सभी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त को कहाँ लागू किया, तो मद्रास में लागू किया। रैयतवाड़ी बंदोबस्त कब लागू हुआ, तो 1820 में होता है, 1820 ईस्वी। ब्रिटिश संसद में 5वीं रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई, तो 1813 में 5वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। नेक्स्ट है पहाड़िया लोग कहाँ के रहने वाले थे, तो पहाड़िया लोग रहने वाले थे राजमहल की पहाड़ियों में। नेक्स्ट है कि पहाड़िया लोग जो है वो खेती के लिए क्या प्रयोग करते थे, तो कुदाल का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है संथालों ने दामी लेखों की स्थापना कब की, तो दामी लेखों की स्थापना की थी 1832 में। संथालों का अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कब होता है, 1855 में। संथाल किन लोगों को घृणा से दिक्कू कहते थे, जो बाहरी लोग होते थे उन सभी को कहते थे दिक्कू।
नेक्स्ट है डेविड रिकॉर्डो कौन था? तो ये था इंग्लैंड का अर्थशास्त्री था एक। नेक्स्ट है कि प्री सीमन कानून कब पारित हुआ? तो प्री सीमन कानून याद रखना है 1859 यानी कि 1859 ईस्वी में होता है। अमेरिका में गृह युद्ध कब आरंभ हुआ? तो 1861 में। 1875 ईस्वी का दक्कन विद्रोह कहाँ से प्रारंभ होता है? तो सुप्पा से दक्कन विद्रोह आरंभ होता है और ये 1875 में होता है। रैयतवाड़ी प्रणाली में भूमि का मालिक किसको माना गया है? तो रैयत को माना गया है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त कितने समय के लिए था? 30 वर्षों तक के लिए था। बम्बई दक्कन में रैयतवाड़ी बंदोबस्त शुरू हुआ 1818 में, याद रखना 1818 में। ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना ब्रिटेन में 1857 में, याद रखना है 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना होती है। मैनचेस्टर कॉटन कंपनी कब बनी? तो ये 1859 में बनी थी। अमेरिका का गृह युद्ध समाप्त कब होता है? तो ये होता है 1865 में। पहाड़िया लोग कौन होते? पहाड़िया लोग खेती करते थे, तो ये झूम खेती करते थे। दामिनेको नामक भूभाग पर बसाया गया संथालों को। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस। इसमें है वास्को डी गामा भारत कब आया? ये सेम ही है से 1498 ईस्वी। और प्लासी की लड़ाई 1757। प्लासी की लड़ाई किसके मध्य में? नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। बक्सर का युद्ध 1764। औपनिवेशिक शासन प्रणाली की शुरुआत किस प्रांत से? तो बंगाल प्रांत से। अंग्रेजों को दीवानी का अधिकार किस संधि से? तो इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में, उससे मिल जाती है। दीवानी के अधिकार का अर्थ क्या होता है? राजस्व वसूलने का अधिकार होता है। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने शुरू की? तो बंगाल में 1793 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया और इसे जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। बंगाल में भू राजस्व की ठेकेदारी प्रणाली किसने लागू की थी? तो वारेन हेस्टिंग ने भू राजस्व की ठेकेदारी यानी कि इजारेदारी प्रथा स्टार्ट की थी बंगाल में। ठेकेदारी या इजारेदारी प्रणाली को और अन्य नाम से पुकारा जाता है, यह है फार्मिंग सिस्टम, फार्मिंग प्रणाली से जाना जाता है। ठेकेदारी प्रणाली को नियंत्रण जो है वो इसका नियंत्रण किसको सौंपा गया? तो इसका नियंत्रण जिला कलेक्टरों को सौंपा गया। कलेक्टर का मुख्य काम होता था कर इकट्ठा करना। बंगाल में ग्राम मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्राम मुखिया को जोतदार या मंडल कहा जाता था, गांव का जो भी मुखिया होता था। बंगाल में सरकार ने स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया? तो बंगाल में सरकार ने स्थायी बंदोबस्त छोटे राजाओं और तालुकदारों के साथ किया। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त को किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब लागू होता है? 1793 में होता है। और इस्तेमरारी कहाँ कहाँ लागू किया गया स्थायी बंदोबस्त? बिहार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, उत्तरी कर्नाटक। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस और उत्तरी कर्नाटक। स्थायी बंदोबस्त में बंगाल के छोटे राजाओं और तालुकदारों को किस रूप में वर्गीकृत किया गया? स्थायी बंदोबस्त में छोटे राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में वर्गीकृत किया गया। स्थायी बंदोबस्त की मुख्य भूमिका विशेषता क्या थी? तो स्थायी बंदोबस्त की जो है वो जमींदारों द्वारा सरकार को दी जाने वाली वार्षिक भूमि कर जो है वो राशि, जो वार्षिक भूमि कर है वो राशि स्थायी रूप से निश्चित कर दी गई। फिर कहता है कि जमींदारों को वसूल किए गए लगान में से कितना भाग जो है वो अपने पास रखते थे? तो खुद रखते थे 1/11 और कंपनी को देते थे सरकारी खजाने में 10/11 जमा करते थे। ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई फर्मिंगर रिपोर्ट जो है वो किस नाम से जानी जाती है? ये 5वीं रिपोर्ट के नाम से ही फर्मिंगर को जाना जाता है। फिर आता है फर्मिंगर रिपोर्ट का संबंध किससे है? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन व क्रियाकलापों के संदर्भ में एक जो है वो विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। सूर्यास्त विधि क्या थी? इसका अर्थ था कि सूर्य छिपने तक देय राशि भुगतान न करने पर जमींदारी जो है वो नीलाम कर दी जाती थी। नेक्स्ट है जोतदार कौन होते थे? तो गांव के मुखियाओं को जोतदार या मंडल कहा जाता है। जोतदार का कर एकत्र करने का अधिकारी क्या कहलाता था? ये अमला कहलाता था, अमला। बंगाल में बटाईदार को क्या कहा जाता था? तो बंगाल में बटाईदार को अधियार या बरगदार कहा जाता था, बरगदार। नेक्स्ट है कि शास्त्रीय यानी कि क्लासिकल अर्थशास्त्री एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। तो इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है राष्ट्रों की संपत्ति यानी कि वेल्थ ऑफ नेशंस। राष्ट्रों की संपत्ति पुस्तक में किस प्रकार के व्यापार का विरोध किया गया है? तो इसमें व्यापारिक एकाधिकार का विरोध किया गया है। ब्रिटेन से लौटे कंपनी के कर्मचारियों की क्या कहकर खिल्ली उड़ाई जाती थी? तो ब्रिटेन से लौटे कंपनी के कर्मचारियों को नवाब कहकर उनकी खिल्ली उड़ाई जाती थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। इलाहाबाद की संधि कब होती है? 12 अगस्त
1765 को होती है और एक होती है 16 अगस्त 1765 को। नेक्स्ट है कि रैयत जो है वो शब्द, इसका अभिप्राय क्या है, तो रैयत शब्द का अभिप्राय है किसानों के लिए प्रयोग किया जाता था। पहाड़िया लोगों का जीविका उपार्जन के साधन क्या थे, झूम की खेती करना, जंगल के उत्पाद, शिकार करना, ये क्या है, पहाड़िया लोगों के जीविका उपार्जन के प्रमुख सोर्सेज थे। नेक्स्ट, चार्टर एक्ट पास करने का क्या उद्देश्य था, तो चार्टर एक्ट के माध्यम से कंपनी को बाध्य किया गया कि वह भारत में अपने राजस्व, प्रशासन इत्यादि के संबंध में नियमित रूप से ब्रिटिश सरकार को सूचना प्रदान करे। नेक्स्ट है कि पहाड़िया लोगों की खेती का तरीका क्या था, तो झूम खेती करते थे वो। नेक्स्ट है पहाड़िया लोगों कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ी गई जमीन का पहाड़िया लोग किस रूप में प्रयोग करते थे, तो वो करते थे पशुचारण के लिए ये ज़मीन उपयोग में लाई जाती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहाड़िया क्षेत्रों में घुसपैठ क्यों की, तो संसाधनों और दोहन व प्रशासनिक दृष्टि से कंपनी ने पहाड़िया क्षेत्रों में घुसपैठ की थी, संसाधनों का दोहन और प्रशासनिक दृष्टि से। नेक्स्ट है कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने पहाड़िया लोगों से संधि के प्रयास शुरू किए, तो इसका आएगा भागलपुर में कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड। इसने क्या है, पहाड़िया लोगों से संधि के प्रयास किए थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब और कहाँ अपनाई गई, रैयतवाड़ी व्यवस्था सन 1820 में मद्रास प्रेसिडेंसी में अपनाई गई, मद्रास प्रेसिडेंसी में। इस व्यवस्था का जन्मदाता थॉमस मुनरो को जाता है और यह व्यवस्था 30 वर्षों के लिए लागू की गई थी। फ्रांसीसी बुकानन ने पहाड़िया क्षेत्र में की यात्रा कब की, तो फ्रांसीसी बुकानन ने 1810 से 1811 की सर्दियों में पहाड़िया क्षेत्र की यात्रा की थी। पहाड़िया लोगों की जीवन शैली का प्रतीक क्या था, तो पहाड़िया लोगों की जीवन शैली का प्रतीक कुदाल था, कुदाल। नेक्स्ट, दामिने को किसे कहा जाता है, दामिने को वह विस्तृत भूभाग को कहा गया जो कंपनी सरकार द्वारा संथालों को दिया गया था। संथालों को दी गई जो भूमि थी, जो भूभाग दिया गया था, उसको कहा गया दामिने को। जो कंपनी है वो कंपनी सरकार का संथालों के साथ क्या अनुबंध हुआ, तो कंपनी सरकार ने संथाल कृषकों के साथ ये अनुबंध किया कि पहले दशक के अंदर प्राप्त भूमि के कम से कम 10वें भाग को कृषि योग्य बनाकर खेती करनी थी। संथाल लोग, दीकू किसे कहा जाता था, संथाल लोग किसको बोलते थे, दीकू, तो ये सरकारी अधिकारी, जमींदारों, साहूकारों को संथाल लोग, मेनली यही माना जाता है भी बाहरी लोगों को, ये जो भी बाहरी लोग होते थे उनको दीकू कहते थे। संथाल विद्रोह का मुख्य नेता कौन थे, तो संथाल विद्रोह का मुख्य नेता थे सिद्धू मांझी। सिद्धू ने स्वयं को क्या बताया, तो इसने स्वयं को देवी पुरुष व संथाल के भगवान ठाकुर का अवतार बताया है। कहीं कहीं कृष्ण का अवतार भी आ जाता है, तो याद रखना ठाकुर का अवतार इसने खुद को बताया है। सिद्धों की हत्या कब होती है, तो 1855 को सिद्धों को पकड़कर जो है वो मार दिया गया। दक्कन क्षेत्र किसे कहा गया है, तो बम्बई महाराष्ट्र के क्षेत्र को कहा गया है। नेक्स्ट, साहूकार किसे कहा गया है, साहूकार उसे कहा गया है जो महाजन और व्यापारी दोनों हो, महाजन भी हो और व्यापारी हो, यानी धन उधार भी देता हो और व्यापार भी करता हो। नेक्स्ट है, दक्कन को अंग्रेजी राज क्षेत्र में कब मिलाया गया, 1818 ईस्वी में पेशवा को हराकर दक्कन को अंग्रेजी राज के क्षेत्र में मिला लिया गया। रैयतवाड़ी राजस्व प्रणाली का इसका जन्मदाता किसे माना जाता है, तो इसका जन्मदाता माना जाता है थॉमस मुनरो को। रैयतवाड़ी प्रणाली किन प्रांतों में लागू की गई, रैयतवाड़ी राजस्व प्रणाली मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू की गई। रैयतवाड़ी प्रणाली में बंदोबस्त किसके साथ किया गया, तो ये बंदोबस्त किया गया किसानों के साथ, सीधा किसानों से जो है वो बंदोबस्त किया गया। रैयतवाड़ी प्रणाली में भूमि का मालिक कौन होता था, तो भूमि का मालिक जो है वो किसान को कानूनी तौर पर भूमि का मालिक मान लिया गया जिस पर वह खेती कर रहा था। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त कितने समय के लिए की गई, तो 30 वर्षों के लिए किया गया। बम्बई दक्कन में रैयतवाड़ी बंदोबस्त कब शुरू किया गया, तो 1818 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट है कि दक्कन में भयंकर अकाल कब पड़े, 1832 से लेकर 1834 ईस्वी में। औद्योगिक युग में सबसे अधिक महत्व की वाणिज्यिक फसल अगर पूछ ली जाए, तो औद्योगिक युग में सबसे अधिक वाणिज्यिक फसल जो है वो कपास होती थी। फिर है, ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब होती है, 1857 में। मैनचेस्टर कॉटन कंपनी, नाम क्या है, मैनचेस्टर कॉटन कंपनी, ये कब बनाई गई, 1859 में बनाई गई।
फिर है अमेरिका में गृह युद्ध कब शुरू हुआ, तो अमेरिका में 1861 में गृह युद्ध छिड़ गया जो उत्तरी व दक्षिण अमेरिका के बीच में था। नेक्स्ट है गृह युद्ध समाप्त कब होता है, तो 61 में शुरू हुआ और 65 में समाप्त हुआ। ब्रिटिश सरकार ने प्री-शिमन कानून कब बनाया, 1859 को बनाया। प्री-शिमन कानून का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये था ब्याज से संचित होने से रोकना, ब्याज के संचित होने से रोकना। प्री-शिमन कानून के अनुसार ऋण पत्रों को कितने समय के लिए मान्य माना गया, तो प्री-शिमन कानून के अनुसार किसान व ऋणदाता के बीच जो भी हस्ताक्षर होते थे उस ऋण पत्र को 3 वर्ष के लिए मान्य माना गया, इसको मान्यता दी गई 3 वर्ष। दक्कन दंगा आयोग, नाम क्या है, दक्कन दंगा आयोग में ब्रिटिश संसद ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो 1878 में अपनी रिपोर्ट जो है वो दक्कन दंगा रिपोर्ट के नाम से प्रस्तुत की गई। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट, और कल हम करेंगे 1857 का विद्रोह, नेक्स्ट चैप्टर। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।